हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस ये .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन एंड आंसर्स। देखिए, आज हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए ये सेशन नहीं किया। तो पहला प्रश्न है कि कोई पर्सन बोल रहे हैं कि उनकी 13 साल से पॉलिसी चल रही थी उनके फादर इन लॉ की, और क्लेम उनका रिजेक्ट हो गया। 13 साल के बावजूद उनकी एज 62 के आसपास है। 17 लाख रुपए का उनका जेब से खर्चा हो गया, 1 रुपया कंपनी ने दिया। तो मॉरेटोरियम का बेनिफिट क्यों नहीं मिला? देखिए, मॉरेटोरियम क्या होता है कि जब मैंने पॉलिसी ली उसके बाद अगर मैं 8 साल तक किसी कंपनी में कंटिन्यूसली चलता हूँ तो मेरा क्लेम नहीं रिजेक्ट हो जाता, अनटिल एंड अनलेस कंपनी प्रूव कर देती है कि आपने फ्रॉड किया है। ठीक है। तो आज की डेट में मेरा ऐसा मानना है कि 10 में से 8 या 9 लोगों ने पॉलिसी गलत तरीके से बाय की होती है। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, बट क्या होता है कि वो बहुत सारे लोग इस वजह से बचे हुए हैं कि उनका क्लेम आया ही नहीं है। तो इसी खुशफहमी में वो जी रहे हैं कि भी कल को मैं बहुत अच्छी पॉलिसी में बैठा हूँ, बड़ा अच्छा सम एश्योर्ड दिया हुआ है। कानूनी बारीकियां होती हैं, क्लेम रिजेक्ट करने के टाइम पे कंपनी की लीगल टीम इन्वॉल्व होती है। अब ये सज्जन ने जो पॉलिसी ली हुई थी, ये जो पर्सन है, ये बेसिकली ब्रोकर फर्म में काम करते हैं, और इनके पिताजी का मतलब 13-14 साल से पॉलिसी चल रही थी। एक ही कंपनी में पॉलिसी थी, धीरे धीरे सम एश्योर्ड बढ़ाते गए। तो आज जब क्लेम आया उनका हार्ट का, तो कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद एक किडनी की कॉम्प्लिकेशन हुई, तो दोनों क्लेम रिजेक्ट हो गए। रीजन क्या है कि जब पॉलिसी बाय की थी उसके अंदर कंपनी ने पिन पॉइंट किया, प्रूव किया, और उनकी भी इसके ऊपर सिग्नेचर थी कि पॉलिसी लेते हुए 2 डिस्क्लोजर करना भूल गए। अब हुआ क्या था, पॉलिसी किन से बाय की थी कि एक जानकार के अंकल थे जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद काम शुरू किया और उन्होंने इनकी पॉलिसी कर दी। उसके बाद वो अंकल का बेटा अभी आगे काम कर रहा है। तो इस तरीके से क्लेम रिजेक्ट के टाइम पे मॉरेटोरियम के चक्कर में मत पड़िए। मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ कि हमेशा जब भी पॉलिसी बाय करें, चाहे ऑनलाइन बाय करिए, चाहे ऑफलाइन बाय करिए, किसी दोस्त से बाय करिए, अंकल जी से बाय करिए, किसी अनजान पर्सन से बाय करें, हमेशा अपना प्रपोजल फॉर्म हाथ से भर के दीजिए और उसकी फोटोकॉपी अपने पास रखिए। राइट, ये एक सही देसी तरीका है, यही काम करता है। राइट। तो अब जब भी आप इस टाइप का कोई मिथ या परसेप्शन देख लेते हैं कि मॉरेटोरियम होती है, पोर्टेबिलिटी में हमें बेनिफिट मिल जाते हैं, लोग किसी भी तरीके के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके, अब देखिए मैं ज़्यादातर यूट्यूब के ऊपर जाता नहीं हूँ। बहुत सारे लोग जिन्होंने ज़िंदगी में एक क्लेम भी नहीं देखा होता, फॉरगेट अबाउट पॉलिसी, उन्होंने ज़िंदगी में क्लेम भी नहीं देखा होता, वो भी बहुत लंबी लंबी छोड़ते हैं। ठीक है। जब आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे, वहाँ मटेरियल फैक्ट्स, प्रपोजल फॉर्म, लीगल टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बेस के ऊपर क्लेम रिजेक्ट होता है। तो 13-14 साल से पॉलिसी चल रही थी, मॉरेटोरियम का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने पॉलिसी गलत तरीके से बाय की है, झूठ बोला है, या आपके एजेंट ने झूठ बोल दिया, कस्टमर, मैं वही बोलता हूँ कि कस्टमर को ही नुकसान होता है, कस्टमर ही मरता है, किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे कभी किसी पर्सन ने आपको बोला, कोई अंकल है, जीजा जी हैं, रिश्तेदार हैं, उसने बोला कि वहाँ प्लॉट सस्ता मिल रहा है, हम ले लेते हैं। ले लो, लेकिन हमारी भी अपने परिवार के हेड होने की ड्यूटी निभानी है ना। हम भी उसको स्टडी करेंगे, इंडिपेंडेंटली चेक करो कि ठीक है नहीं है। तो ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर रहे हो, ठीक है, मेहनत का पैसा भी दे रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्लेम मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है अगर सही तरीके से पॉलिसी नहीं बाय करते। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है बड़ा खतरनाक कमेंट डाला था कुछ दिन पहले किसी पर्सन ने कि अगर हम प्री एग्जिस्टिंग डिक्लेयर कर देंगे तो कंपनी पॉलिसी ही नहीं देगी। देखिए, मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के जो डेफिनेशन है उसके अंदर मत जाइए। आपका जो ड्यूटी बनती है, अपनी मेडिकल हिस्ट्री को अच्छे से डिक्लेयर कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन किसी भी केस के अंदर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज अगर हम डिक्लेयर नहीं करते या अपनी मेडिकल हिस्ट्री डिक्लेयर नहीं करते, तो कंपनी को कल को जब भी ये पता लगेगा, देखिए हॉस्पिटल में जाते हैं तो सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, हल्की सी भी मिस्टेक पता लगी आज से 25 साल के बाद भी कि आपने पॉलिसी लेते हुए प्री एग्जिस्टिंग को छुपाया है, तो आपका पॉलिसी भी कैंसिल होगी और क्लेम भी रिजेक्ट हो जाएगा। कोई मॉरेटोरियम वगैरह कोई नहीं, किसी ने नहीं हेल्प करनी। प्री एग्जिस्टिंग हाइड करने का मतलब क्या हो रहा है कि आप फ्रॉड कर रहे हो। फ्रॉड के केस में कोई भी कानून आपके साथ, कोई भी कंज्यूमर कोर्ट आपके साथ नहीं खड़ा होगा। अब क्वेश्चन है कि भी कि लोगों के मन में ऐसी भावना आती क्यों है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हाइड कर लेता हूँ।
देखो, इंडिया में अराउंड 30, 35, 40 के आसपास कंपनियां और भी 50 कंपनियां हैं कि हर एक की अंडर रेटिंग डिफरेंट है। आज सपोज करो किसी को बीपी और शुगर की प्रॉब्लम है तो काफ़ी कंपनियां उनको पॉलिसी देते टाइम पे उनसे लोडिंग मांगती है। अब मेरे को एक बीमारी है और उसकी वजह से कंपनी जुर्माना लगा रही है, तो मेरे को तो जुर्माना भरना ही पड़ेगा। तो अगर किसी तरीके से कोई बोलता है वेविंग, हम उसको लोडिंग को वेव ऑफ करा देंगे, तो बड़ा सावधान हो जाइए कि कोई ना कोई गड़बड़ है। दूसरा, कोई पर्सन बोलता है कि ठीक है आप इसको हाइड कर लीजिए और उसके बाद हम आपका पॉलिसी के कुछ सालों के बाद मेंशन कर देंगे, ये सब किताबी बातें। पॉलिसी एंटर करते हुए साइन आपके हो रहे हैं। अगर यही प्रश्न का बड़ा सिंपल सा आंसर है, प्री एग्जिस्टिंग बताने से पॉलिसी नहीं मिलती। अगर 40 की 40 कंपनियों ने मना कर दिया है तो बुरा मत मानिए मेरी बात का, पॉलिसी मत लीजिए। अपना पैसा है उसको बचाइए, एफडी करिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, प्री एग्जिस्टिंग के साथ जीने की आदत डाल लीजिए, लेकिन गलत तरीके पॉलिसी लेने से बेहतर है कि पॉलिसी लीजिए ही मत। राइट। और ऐसी जो धारणा होती है कि प्री एग्जिस्टिंग हाइड कर लें, मेरा ऐसा अपनी असेसमेंट है कि रफली अराउंड 20-25% इंडिया में लोग जानबूझ के पॉलिसी लेते हुए किसी मिस डायरेक्शन से या गलत इंटेंशन से पॉलिसी लेते हुए इन चीज़ों को हाइड कर लेते हैं, इसी वजह से क्लेम रिजेक्ट होते हैं। इतनी ज़्यादा परसेंटेज में लोग पॉलिसी झूठ बोल के बाय करते हैं या उनको झूठ बोल के दे दी जाती है पॉलिसी। राइट। तो प्री एग्जिस्टिंग पॉलिसी, प्री एग्जिस्टिंग डिक्लेयर करके कोई ना कोई तो कंपनी पॉलिसी दे ही देगी, ऐसी इतनी भी अंधेरगर्दी नहीं है। कोशिश करिए, मेहनत करिए। एक ही कंपनी में ट्राई करेंगे तो वो तो एजेंट बोलेगा ही कि भाई मत बताओ, ऐसी पॉलिसी हम ले लेते हैं। अच्छा, एक सज्जन है, उनके पीछे को एक दो मैसेज आए तो हमें क्या होता था, हमें लगा कि जैसे कोई पर्सन सेल्स वाला पैसे पीछे पड़ा हुआ, तो हमने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। तो उनका हमें मेल आई कि भाई उनके उससे पहले उसके बाद उन्होंने अलग अलग तरीके से हमें कमेंट डालना शुरू कर दिया कि जी आप चोर हो, यू आर अ थीफ, ये पर्सन बकवास करता है, ऐसे बहुत सारे लोग डालते रहते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि अ, ये एक किसी पर्सन की अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है। मैं एक लोगों को देखिए, मेरी ये ड्यूटी नहीं है, मेरा ऐसा कोई मंशा भी नहीं है कि मैं किसी को करेक्ट करूं, लेकिन होता क्या है कि भी ये हमारा चैनल बहुत ही वाइड स्प्रेड, इसकी मतलब बड़ी लॉयल फॉलोइंग है। जिन लोगों को मालूम है कि भी हम क्या कर रहे हैं, वो कदर करते हैं उस चीज़ की। ठीक है, वो अपने अपने तरीके से उसको एक्सप्रेस करते रहते हैं। राइट। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ये बड़ा ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म है। हम लोग कौन है, क्या है, किस तरीके से हैं, ये हमारी वेबसाइट पे जाके इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हमसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी कुछ भी हमारे बारे में जानकारी चाहिए तो ये जो चैनल है ये रिश्तेदारियां डालने के लिए नहीं बना हुआ। ठीक है, आपको जो चीज़ हम कोई कंसल्टेशन ऑफर कर रहे हैं, यहाँ पे फ्री के अंदर इतनी सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी को अच्छा लगता है उसको फॉलो करो, अगर नहीं लगता तो आप उसको फॉलो मत करिए। ठीक है। अब रही सवाल कि किसी को ये जानना कि हम लोग कौन है, किस तरीके से काम करते हैं, तो एक शिष्टाचार की बात होती है, एक तहजीब की बात होती है, एक मैनरिज्म होती है, कर्टसी होती है कि जब भी आप किसी पर्सन से कोई पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं कि भैया तुम कौन हो, तो उससे पहले इंसान को अपनी इंट्रोडक्शन देनी चाहिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से पूछ रहा हूँ, किस वजह से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। टाइम लो, शॉर्ट लगे, जितनी मर्जी गप्पे मारिए मार लो। ठीक है ना। तो क्या होता है कि एक लिमिटेड दायरा है जिंदगी के, हमारे जो श्वास हैं वो लिमिटेड है, तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी पे फोकस करते हैं, लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, एक सात्विक तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके हिसाब से कुछ अनुशासन के अंदर रहने के हिसाब से अनुशासन के से जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, ओपन प्लेटफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर इंट्रूड करें। ओके, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि केयर सुप्रीम पॉलिसी के बारे में रिव्यू डालिए। देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि कुछ पॉलिसीज़ में जो मुझे लगता है कि भी पॉलिसीज़ आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा जो लोग चला ही नहीं पाएंगे, मैं नॉर्मली 1 2 3 प्रोडक्ट ऐसे के ही रिव्यू डालें, ज़्यादातर मैं प्रोडक्ट के रिव्यू डालता नहीं हूँ। होता क्या है, देखिए जैसे इस पॉलिसी के बारे में संक्षेप में बात करते हैं। ये पॉलिसी कैसी है, अच्छी पॉलिसी है। क्या इस हर एक पर्सन को ये पॉलिसी बाय कर लेनी चाहिए? नहीं, क्योंकि देखिए अगर किसी के पेट में दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है उसको, तो उसको कोई ना कोई दवाई सूट करेगी। हो सकता है उसको होम्योपैथी सूट करे, हो सकता है एलोपैथी सूट करे, हो सकता है उसको नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट हो सकता है किसी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से वो ठीक हो, यूनानी ले सकता है, सिद्ध ले सकता है, किसी भी तरीके से। अब हर एक पर्सन की बॉडी अलग अलग होती है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, हर एक के लिए दवाई भी अलग अलग होती है।
तो एक ही पॉलिसी हर एक पर्सन के लिए सूटेबल नहीं होती। किसी पर्सन के लिए पॉलिसी फैंटास्टिक है और किसी पर्सन के लिए पॉलिसी बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, तो जैसे एक मैं छोटा सा यहाँ पे कि दिमाग की घंटी बजाने के लिए बोल देता हूँ कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए, इस पॉलिसी का मैक्सिमम सम एश्योर्ड 15 लाख ही क्यों रखा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर फोकस करिए। मैं कहता हूँ ये पॉलिसी के अंदर बहुत सारा मैनी टाइम्स इसके अंदर सम एश्योर्ड बढ़ जाता है, ठीक है बढ़ जाता है, लेकिन मैं आज पॉलिसी एक 50 लाख की ले लेता हूँ और आने वाले टाइम में ये 2.5 करोड़ की हो जाएगी या 3.5 करोड़ की हो जाएगी। ऐसा कंपनी ने क्यों नहीं बनाया? तो ऐसा कंपनी ने क्यों नहीं बनाया, इसके पीछे लीगल रीजन भी है और कंपनी की एक स्ट्रैटेजी होती है, राइट। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करिए, कुछ ना कुछ डेफिनेट निकल के आएगा। ओके, वाई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आर इंक्रीजिंग। देखिए हो क्या रहा है कि इंडिया के अंदर इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 5 एलिमेंट्स है। पहली बात आईआरडीए जो रेगुलेटर है, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी है जो अपना माल बेच रही है, तीसरा बीच में इंटरमीडियरी है, आपके पास ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, वो भी एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स हैं, लोकल लेवल के ऊपर एजेंट्स हैं, डायरेक्ट कंपनी भी आपको सेल करी है, तीसरा ही हो गया। चौथा हो गया कस्टमर। कस्टमर ज़्यादातर लोगों को हेल्थ के बारे में, ज़्यादा मेडिकल लाइन के बारे में पता नहीं होता, काफ़ी एजेंट्स को भी नहीं पता होता, तो वो गलतियां कर करके पॉलिसियां बाय करते हैं। और पांचवा होता है हॉस्पिटल। इन सभी के अंदर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जो हॉस्पिटल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत इस तरीके की होती है कि आपका क्लेम 2 लाख का बना, तो कंपनी ने उसके अंदर क्लेम को 1,40,000 पे पास किया। आपके लिए जज करना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई 1,40,000 दिया, अब जो बड़ा क्लेम है, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कौन पे करेगा। लीगल इश्यूज क्या आते हैं, ज़्यादातर ये एक देखा गया है कि जो ज़्यादा इन्फ्लेटेड बिल्स बने जाते हैं हॉस्पिटल की तरफ से, वो उसको रोकने के लिए, जितना मैं समझता हूँ, मेरी लिमिटेड नॉलेज है, मेरे हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल एक्सपेंसेस है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई अभी तक रेगुलेटर नहीं है। अगर होगा भी तो मुझे जानकारी नहीं है, मेरी बड़ी लिमिटेड सी नॉलेज है मेडिकल फील्ड के बारे में। तो देखो, जो इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम क्यों बढ़ा रही है, इंश्योरेंस कंपनियां 3 वजह से प्रीमियम बढ़ाती है। पहली बात, हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस हैं उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। कई बार वो ज़्यादा फालतू में बिल बना रहा है, नहीं बना रहा है, उसको कौन कंट्रोल करेगा, लेकिन उसको तो विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना ही पड़ेगा। सेकेंडली, जो कंपनी पॉलिसी सेल कर रही है उसके अंदर बहुत सारे परसेंटेज ऑफ पॉलिसी फ्रॉडलेंट तरीके से बाय की जाती है, राइट। तो ये कई बार पकड़ में नहीं आते, तो ऐसे फ्रॉडलेंट क्लेम भी कंपनी को पे करने पड़ते हैं, तो उसका जुर्माना जो बाकी लोग हैं उनकी जेब के ऊपर आता है। तीसरा, इंश्योरेंस कंपनी कितना कमीशन बांट रही है, वो एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा कर रही है, वो मार्केट के अंदर पॉपुलैरिटी के लिए किस किस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, उसके ओवरहेड्स कितने हैं, उसकी क्लेम रेशियो कितनी है। ठीक है, तो एक कंपनी सपोज कर लिए मिसमैनेज्ड है, हो सकता है इस वजह से उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो, तो कैसे आप चेक करोगे, राइट। तो जब भी किसी भी चीज़ को चेक करना होता है, कम से कम किसी भी पैरामीटर को जब प्रीमियम चेक करना है उसको लॉन्ग टर्म पे चेक करिए। जब हमने किसी कंपनी की रिसर्च करनी है तो उस कंपनी का पिछले 10 साल का हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि वो क्लेम रेशियो, इनका क्लेम रेशियो है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, इनके चक्करों में रह जाते हैं, क्योंकि देखो बहुत सिंपल तरीके से कंपनी ने आपको मार्केट के अंदर जो ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं, उनको ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपको बस एक चूरन दे दिया कि उसको चाटते रहो, कि ऐसी जो सही चीज़ें हैं उसकी इंफॉर्मेशन कहीं नहीं दी जाती। जैसे सिंपल सी मैं एक बात करता हूँ, एक पर्सन है वो बंगाल के अंदर पॉलिसी बाय कर रहा है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन समझदार है, अब उसको अंग्रेजी नहीं आती। क्यों ऐसा नहीं है कि आज इंश्योरेंस कंपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जितने पॉलिसी के ब्रोशर है, जितने प्रपोजल फॉर्म है या क्लेम फॉर्म एटसेट्रा कुछ भी है, या जितना भी लिटरेचर है, वो सारा का सारा उनको वो बंगाली लैंग्वेज में क्यों नहीं दिया देती, ताकि वो पर्सन है जो अपनी वर्नाकुलर यानी अपनी लोकल लैंग्वेज में उसको पढ़ के समझ तो ले। ठीक है, एक नया लड़का है 20 साल का, उसको नहीं पता पाइल्स क्या होती है। ठीक है, कईयों के घर में जब जिंदगी में कभी पाइल्स नहीं, उनको मालूम ही नहीं होता पाइल्स क्या होती है, लेकिन अगर एक देसी बंदे से पूछे उसको पता है कि बवासीर क्या होती है, राइट। अगर आप देखो यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन ही आता है कि भाई प्रीमियम को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपना आपको सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग माध्यम से इस चीज का प्रेशर बनाना चाहिए।
सरकार के साथ प्रेजेंटेशन करिए कि भी मेरी पॉलिसी के अंदर 18% जीएसटी, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, इसको 18% का जीएसटी क्यों रखा हुआ है, हमें एक वैलिडेशन दे दीजिए क्यों रखा हुआ है। अगर आप इसको अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा कम करके 12-15 कर दो, ठीक है ना। 18% का जुर्माना लगा हुआ है एक तरीके से, ठीक है। अगर वो जायज़ है, सरकार इसको मेंशन कर देती है, प्रूव कर देती है कि नहीं इतना होना चाहिए, हम इसके लिए बड़ा कुछ करें उसके लिए, तो ठीक है कर दीजिए। हॉस्पिटल में बिल बनता है, वहां पे टैक्स जाता है। पॉलिसी लो, उसके अंदर 18% जीएसटी है ना। तो ये जो चीजें होती है, ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी ने सब कुछ करना है, हम एज अ कॉमन कंज्यूमर भी बड़ा कुछ कर सकते हैं, है ना। 50 लोग, 1000 लोग इकट्ठे मिलके कहीं ना कहीं जाके बात तो करें, एक डिस्कशन तो हो कि भैया इसके अंदर इतना जीएसटी क्यों रखा हुआ है। जो एजेंट्स, तो अभी आईआरडी ने पीछे को सिस्टम कर दिया कि इतनी पर्टिकुलर तक आप इतने खर्चे कर सकते हो। इंश्योरेंस के अंदर कमीशंस को तो कंट्रोल करिए, कॉन्टेस्ट को तो कंट्रोल करिए। पॉलिसी लोग खरीदना चाहते हैं, उसके अंदर जो मैक्सिमम कंपोनेंट होता है आपकी पॉलिसी का, जो खर्चा हो जाता है, आधा मोटा खर्चा तो जीएसटी का है। इसके अलावा जो इंसेंटिव्स हैं और जो कॉन्टेस्ट होते हैं उसका खर्चा बहुत ज़्यादा चला जाता है। कंपनी टीवी के ऊपर ऐड दे रही है, इतना खर्चा भाई मत दो ऐड, ठीक है। जो अच्छी चीज़ है उसकी एडवर्टीजमेंट देने की क्या जरूरत है। तो असली जो चीज़ है, हॉस्पिटल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो कंपनी के खर्चे हैं, कॉन्टेस्ट वॉन्टेस्ट के खर्चे होते हैं, आप जेन्युइन सा कमीशन दो, ठीक है। अगले ने को काम करना है अपना, उसके अंदर उसका घर चल जाएगा। इतना बड़ा बड़ा के मार्केट के अंदर इतना स्प्रेड करेंगे तो कैसे चलेगा। तो कस्टमर की जेब से ही जा रहा है जितना भी ये सारा पैसा है, इसके अंदर कंपनी अपनी जेब से कुछ नहीं देती, हमसे ही पैसा लेके हमारे, मतलब मैं एज ए कंज्यूमर बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि मेरी पॉलिसी का प्रीमियम कम करने के लिए कंपनी के पास बहुत तरीके हैं, ठीक है। हो सकता है सरकार के पास भी तरीके हो, लेकिन इसको कंट्रोल करने की कुछ लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, नहीं कि देखो, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो इट्स सिमिलर टू दैट, राइट। तो कई डिफरेंट डिफरेंट कारण है जिसकी वजह से ये प्रीमियम काफ़ी हाई हो चुके हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बहुत छोटा सा, कि आप अपनी कंसल्टेशन को फ्री क्यों नहीं करते। देखिए, हम लोग हर एक महीने बहुत सारे लोगों की कंसल्टेशन फ्री करते हैं, ठीक है। ये मैं कोई ऐसा नहीं है कि भी कोई दान पुण्य की बात है, जहाँ पे हमें लगता है कि जेन्युइन पर्सन है, नीडी है, हमारी अपनी डेफिनेशन है नीडी की, हमें लगता है वो नीडी है, तो हम उसके ऊपर बर्डन नहीं पाते, वही सर्विस ही देते हैं, सारी गाइडेंस वही देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, जिसको हमने फ्री गाइडेंस दी है उसको मैंने कभी नहीं आज तक बोला कि भी आप मेरी कंपनी से पॉलिसी बाय करो। ये जो चैनल का माध्यम बड़ा क्लियर है, हम एक सात्विक तरीके से इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे वो सारी कोई भी फालतू की नटंकी नहीं करते कि ये अच्छा है वो अच्छा है, वो चीज़ों के ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हैं कि जो ग्राहक है, कंज्यूमर है, उसको पता लगे कि पॉलिसी बाय करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना और किन का ध्यान नहीं रखना, राइट। सारा आप कोई भी वीडियो हमारा उठा के देख लीजिए, उसके अंदर यही मैसेज दिया जाता है कि आप इस पॉलिसी को बाय करते हुए किस चीज़ों का ध्यान रखें। ऐसे एक पर्सन ने बार बार कमेंट डालते हैं, कुछ एजेंट ही हैं, वो कमेंट डालते हैं कि आप कंफ्यूज करते हो। भाई, अगर मैं कंफ्यूज कर रहा हूं तो आप उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दे दीजिए ना, राइट। आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन दीजिए। मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप सपोज कर लो पंजाब के अंदर हो, क्या इंश्योरेंस कंपनी के प्रपोजल फॉर्म, टर्म्स एंड कंडीशन पंजाबी में पब्लिश है, क्या बंगाली में है, क्या उड़िया के अंदर है, क्या कन्नड़ लैंग्वेज में है, क्यों नहीं है। ये बात मैं उठा रहा हूँ, अब इसके अंदर क्या कंफ्यूजन कर रहा हूँ, ठीक है। तो बात यहाँ पर इस चीज को अंडरस्टैंड करिए। कोई भी पर्सन है, हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत सारे एजेंट भी फॉलो करते हैं, हम एक इंडस्ट्री के ब्रांड एम्बेसडर है, रिप्रेजेंटेटिव है, हमें प्रोफेशनली सही चीज़ों को आगे बोलना है, राइट। और मीठी मीठी बातें नहीं बोलेंगे, कड़वी बात होती है, सच्चाई कड़वी ही होती है, ठीक है। उस चीज़ को बोलेंगे, कन्फ्यूजन की बात नहीं है, लोगों को सही ट्रैक के ऊपर देंगे। और अगर कोई भी पर्सन कहता है कि जी ये काम इजी कर दें, तो इजी तो एक ही तरीके से होएगा, पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन फॉर्म वगैरह का डाउनलोड करके खुद पढ़ो, 10 दिन खुद अच्छे से पॉलिसी को पढ़ के बाय करो। यही सही सिंपल रास्ता है जिसको लोग करना नहीं चाहते, राइट। तो चलिए जी, आज आपका काफ़ी टाइम ले लिया, आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप में से कोई भी पर्सन है जो हमारी एक्सपर्टीज के बेसिस के ऊपर कंसल्टेशन लेना चाहता है, तो हमारी वेबसाइट पे जाके
पैकेजेस बाय कर सकते हैं। हमारी 499 से फ़ी स्टार्ट होती है और अगले कुछ दिनों के अंदर ही हम अपने पैकेजेस को रिवाइज़ कर रहे हैं। तो होपफुली बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा-सा हाइक भी आएगा या ड्यूरेशन वगैरह हम लोग चेंज कर देंगे। तो आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए तो नोटिफिकेशन आ जाएगी, ये भी कर सकते हैं। और अगर इसको लाइक कर देंगे तो थोड़ा-सा ये स्प्रेड हो जाता है किसी तरीके से। अगर आपको लगता है जेन्युइनली कि ये इन्फॉर्मेशन सही है, तो किसी सोशल मीडिया के अपने व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर वगैरह कहीं पे भी डालिए। हमारा बेसिक मकसद यही होता है कि भाई सही इन्फॉर्मेशन को ज़्यादातर लोगों तक पहुँचा पाएँ। चलिए जी, आपने ये वीडियो को इतना टाइम तक देखा, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।